हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। ग्रामर के पहले के 2 वीडियो देखे कि नहीं? देख लिए हो तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ पहले वो 2 वीडियोस देखिएगा, फिर आप ये वीडियो देखिएगा। तो आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर के तीसरे लेक्चर में। भाई इससे पहले हमने एक देखा था ग्रामर के 2 टॉपिक्स, मतलब इन शॉर्ट डिस्कस ही किया था, हमने बेसिक्स डिस्कस किया था। और आज थोड़ा सा बेसिक्स हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक आज ग्रामर का देखेंगे। भाई जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। उसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है। हमने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 2 ग्रुप कर दिए थे और हमने उसको सिंगुलर, प्लूरल या तो प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से उसको हमने क्लासीफाई किया था। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि इसी चीज़ से हमें आगे बढ़ना है। देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पहले मैं थोड़ा यहाँ पे साफ कर देता हूँ, बिकॉज अब ये तो हम लिख चुके हैं। तो देखिए भाई, अब इसके आगे एक ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बदले कई कई बार यूज़ होती है जी, और वो चीज़ें हैं डू, डज या तो डिड। भाई देखिए, ये तीनों यूज़ कब होगी, पहले तो हम वो देख लेते हैं। व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज एब्सेंट इन द सेंटेंस and not is to be used, then do, does or did will be used। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना को ये समझ ही नहीं आता कि यार हम डू डज डिड का इस्तेमाल कब करें। देखिए, एक तो डू डज डिड का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन पूछने में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे उस समय हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। भाई अगर मैं एसर्टिव सेंटेंस के अंदर की बात करूं, एसर्टिव सेंटेंस के अंदर डू डज डिड तब आता है जब आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। भाई अगर मैं टेंसेस की बात करूं, आपको टेंसेस आते ही होंगे, आपने सीखे हुए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, उसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अगर इन सेंटेंसेस में मुझे NOT नोट लगाने की जरूरत पड़ जाए, ओके, तो उस समय मुझे या तो डू या तो डज या तो डिड, इन 3 में से कोई एक चीज़ लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पे स्लैश कर देता हूँ, डू और डज और डिड, 3 में से कोई एक चीज़ लगानी है। कब लगानी है ये तो समझ आ गया। अब कौन सी चीज़ कब लगेगी, भाई तीनों में से कोई एक लगाना, लेकिन कौन सा? तो देखिए, फिर से हम इस टेबल में आ जाते हैं। भाई जो आपका डू और डज है, ये हैज़ और हैव जैसे दोनों के दोनों प्रेजेंट में आते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस जगह पे यूज होगा आपका डस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस जगह पे यूज होगा डू। ध्यान रखिएगा, डू और डस दोनों प्रेजेंट के अंदर आते हैं, बट सिंगुलर के साथ आएगा डस, प्लूरल के साथ आएगा डू। अब पास्ट टेंस की बात करें तो बच्चा क्या, डिड। भाई डिड जो है वो पास्ट टेंस के अंदर दोनों के साथ आ जाएगा, सिंगुलर के साथ भी आ जाएगा एंड प्लूरल के साथ भी आ जाएगा। जैसे आपका हैड था वैसा ही यहाँ पे डिड है। बट डू डज डिड जब आप सेंटेंस में यूज़ करो या कभी जरूर पढ़ने पे हमको सेंटेंस से निकालना भी पड़ता है। कब निकालेंगे, कब रखेंगे, वो सब हम हमारा प्रैक्टिस में देखेंगे। लेकिन जब हम इसे सेंटेंस में लेके आएंगे या सेंटेंस से निकालेंगे तो सेंटेंस में कुछ चेंजेस होते हैं, वो हमें चेंजेस देखने हैं। तो देखिए, इफेक्ट्स ड्यू टू डू डज और डिड, डू और डज डिड के कारण क्या इफेक्ट रहते हैं। पहले हम चलिए बात करते हैं डज की। भाई अगर आप किसी सेंटेंस में डज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप डज का किसी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसमें पहले नहीं था, एस वर्ब एस विल बी रिमूव्ड। देखिए, ऐसा सेंटेंस, सॉरी ये वर्ड नहीं है, वर्ब है, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, डज का यूज कब होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब सिंगुलर होगा उस समय आपके वर्ब के आगे कंपलसरी एस लगा होगा, वर्ब के आगे कंपलसरी एस लगा होगा। मोहन ईट्स बनाना, मोहन ईट्स बनाना, तो एस लगा है,
तो अगर मेरे को डज यूज़ करना है, अगर मैं अभी सेंटेंस हमने बोला मोहन बनाना खाता है, अगर मुझे बोलना है कि मोहन बनाना नहीं खाता है, सो मैं बोलूँगा डज नॉट। क्यों? एक तो प्रेजेंट है, इट्स प्रेजेंट टेंस हो गया, और प्रेजेंट में मोहन अकेला है, सिंगुलर, सो मैं यूज़ क्या करूँगा? डज। सो मोहन डज नॉट ईट बनाना। देखिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ, मोहन ईट्स बनाना। अब मुझे ऐसा बोलना है कि मोहन बनाना नहीं खाता, सो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा और नॉट आ रहा है, इसका मतलब डू डज इट में से एक यूज होगा। क्या यूज होगा? तो भाई ये ईट्स है, प्रेजेंट टेंस है। सो प्रेजेंट टेंस हमको प्रेजेंट पास्ट कौन दिखाता है? वर्ब। वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाने का। सो ये प्रेजेंट है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट, तो इसमें यूज होगा या तो डू या तो डज। अब सब्जेक्ट कौन है? मोहन, एक अकेला है, सो डज यूज हो जाएगा। सो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? मोहन डज नॉट। अब हमने क्या देखा कि जब हम डज का इस्तेमाल करेंगे तो ये एस निकल जाएगा, सो हम यहाँ पे कर देंगे ईट बनाना। ठीक है, देखिए बच्चा लोग, ये है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन अगर हम इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में इस रूल को याद नहीं रखेंगे तो हमारे मार्क्स कटने ही कटने। एक बार एसएस और साइंस की बात करूं, ठीक है, अगर उसमें हमसे ये गलती हो भी गई तो इसको खास ध्यान नहीं दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है, बट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जाता। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए, पूरे इंग्लिश में आप कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज का अगर यूज़ करते हैं, सो ये रूल आपको फॉलो करना है। और अगर मान लीजिए मैं किसी में से डज हटा देता हूँ तो इसका उल्टा कर देंगे। अगर मैं किसी सेंटेंस में से डज को रिमूव कर देता हूँ, सो हम क्या करेंगे? यूज एस आफ्टर या विथ, नॉट आफ्टर, विथ वर्ब। सो यहाँ पे हो क्या जाएगा? सॉरी, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। सो जो आपका वर्ब है उसके पीछे एस लग जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्टली उल्टा हमने अभी देखा था एग्जांपल, मोहन डज नॉट ईट बनाना, नॉट हटाऊंगा तो मोहन ईट्स बनाना। अगर सेंटेंस में डज का इस्तेमाल करोगे तो एस नहीं आएगा, और अगर डज का इस्तेमाल नहीं करोगे तो एस आएगा। दोनों में से एक चीज़ एक बार में आएगी। ओके, क्लियर भाई? अब मैं बात करता हूँ डिड की। थोड़ा सा हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो भाई। तो देखिए, जब मैं डिड का इस्तेमाल करूँगा उस समय आपको अपने वर्ब को कंपल्सरी प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। डिड इस्तेमाल करने से पहले आपका जो वर्ब है वो पास्ट टेंस होगा या तो पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड या तो थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन जब आप डिड का इस्तेमाल करेंगे तो कंपल्सरी आपको उस वर्ब को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देना है। इसका उल्टा, अगर मैं डिड को रिमूव करता हूं, सो मुझे फिर से मेरे वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए इसका उल्टा, इस समय वर्ब पास्ट में था तो उसका प्रेजेंट बना दो, इस समय वर्ब प्रेजेंट में था तो उसका पास्ट बना दो। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसको मिटा दो बच्चा लोग, है ना, ये तो अब यूज़ का नहीं है इतना हमको। सो देखिए, डिड शी collapsed on the road due to sunstroke। अब देखिए बच्चा लोग, मैं आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि एसर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है हमेशा आवे, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर वर्ब, तो कोलैप्स मतलब वर्ब, कोलैप्स का मतलब बिखर जाना, गिर जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। अब शी कोलैप्स ऑन द रोड है, इसका मतलब वो रोड पे गिर गई। फिर हमने क्या देखा था? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब भाई ऑब्जेक्ट का मीनिंग हमने देखा था कि जो काम हो रहा है वो काम किस पर्पस के लिए हो रहा है, किस चीज़ के लिए लेके हो रहा है। भाई पानी का, मुझे एक पानी का गिलास दो, तो पानी का गिलास देना है, किसे देना है? मुझे देना है। यहाँ पे कोलैप्स, गिर गई, सो एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके,
ऑन द रोड, ड्यू टू सनशॉक। ये दोनों फ्रेज है, देखा था ना हमने फर्स्ट लेक्चर में, फ्रेज क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो। ऑन द रोड, ड्यू टू सनशॉक, ये दोनों ही हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स है, दोनों ही हमारे फ्रेजेस है, ठीक है। सो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसमें मुझे लगाना है नॉट, भाई वो गिर गई है, हमें बोलना है वो नहीं गिर गई है। सो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शी नॉट कोलैप्स्ड ऑन द रोड ड्यू टू सनशॉक, मुझे नहीं बोलना है। अब हमने रूल क्या देखा था कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है और नॉट अगर क्वेश्चन में आ रहा है, देखिए वही चीज़ हो रहा है ना, नॉट है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो इस समय हमको यूज़ करना है डू, डज या डिड। अब ये ठहरा पास्ट टेंस कोलैप्स्ड, और पास्ट टेंस के अंदर क्या यूज़ होता है, डिड। सो हम यहाँ पे लगा देंगे डिड। हमने अभी भी देखा कि जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब को प्रेजेंट में बना देंगे। वर्ब क्या है, कोलैप्स, पास्ट टेंस, इसका प्रेजेंट, सो लो बन गया इसका प्रेजेंट, कोलैप्स। शी डिड नॉट कोलैप्स ऑन द रोड ड्यू टू सनशॉक। और इसका उल्टा, जब मैं डिड को रिमूव करूंगा, भाई अगर बाई चांस मैं डिड को रिमूव कर देता हूँ, मुझे बोलना है कि वो गिर गई है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा गिर गई, नॉट को हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डिड भी निकल जाएगा, बिकॉज डिड कब आया था, जब नॉट था। अब नॉट ही नहीं है तो डिड भी नहीं होगा। सो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हमारे वर्ब को फिर से पास्ट में कर देंगे, तो कोलैप्स का कर देंगे कोलैप्स्ड। समझ आ गया। तो जब हम डज या डिड को यूज़ करेंगे तो क्या चेंजेस, जब उसको रिमूव करेंगे तो क्या चेंजेस। अब अगर मैं डू की बात करूं तो बच्चा लोग ड्यू, सॉरी नॉट ड्यू, डू, गर्मी है ना तो ड्यू पीने की इच्छा कर रही थी और कुछ नहीं। सो भाई डू जो है वो आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मेरा मतलब है आप डू को सेंटेंस में कहीं पे भी लगाओ, कहीं पे भी हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कारण कोई चेंजेस नहीं होता। डू नॉट या डू, इट विल नेवर चेंज एनी अदर वर्ड इन दी सेंटेंस। इज इट क्लियर। सो भाई यहाँ पे हमारा एसर्टिव को लेके पूरा बेसिक्स कंप्लीट होता है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारा कंटेंट अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़े। ओके, सो भाई एसर्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। देखो, इंट्रोगेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम एक्सक्लेमेटरी बेसिक्स में नहीं देखेंगे बिकॉज एक टॉपिक है एसर्टिव टू इम्पेरेटिव, सॉरी एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेटरी टू इम्पेरेटिव एसर्टिव। तो उस समय हम उसके बारे में जो थोड़ी बेसिक्स डिटेल चीज़ें देखनी है वो हम टॉपिक के समय देख लेंगे। अभी इंट्रोगेटिव में भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, हमें सिर्फ यही देखना है कि देखिए याद रखिएगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, वो उसकी बिगिनिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो भाई इंग्लिश में उसकी शुरुआत, बिगिनिंग 3 तरीके से पॉसिबल है। या तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही होगी, या तो उसकी शुरुआत डू डस डिड से होती है, या तो उसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। WH वर्ड यानी हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड। भाई ये इन शब्दों को आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, व्हाट, when, where, which, who, how much, है ना, how much, how many, फिर why, और कोई वर्ड रहता नहीं क्या, व्हाट, वैन, वेयर, विच, हु, वाई, ठीक है। सो इतने सारे वर्ड्स, और भी कोई रह गए तो भाई आप लिख लेना अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन सभी वर्ड्स को हम कहते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स या तो WH वर्ड। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वो यहाँ से या तो यहाँ से होती है, ठीक है। फिलहाल हमें इसके बारे में इतना ही देखना है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव को लेकर और कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मैं समझ सकता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं उसका भी एक फॉर्मेशन है, चलिए वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए, पहले मैं बात करूँगा इन दोनों की। अगर हेल्पिंग वर्ब या डू डज डिड से क्वेश्चन शुरू होता है
तो उस समय अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नेगेटिव वर्ड अगर क्वेश्चन में है तो, और फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब या तो एडजेक्टिव जो भी आपको दे रखा हो, और उसके बाद लास्टली आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट एसर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता था, बाद में हेल्पिंग वर्ब आता था। इंट्रोगेटिव में इसका उल्टा हो गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट। क्या हुआ, सिर्फ पहले दो वर्ड आपस में इंटरचेंज हो गए, बाकी सब कुछ एज इट इज, कुछ बदलाव नहीं। ओके, अब अगर मैं डू डज डिड की बात करूं, सो भाई डू डज डिड इसके बदले आ जाएगा डू डज डिड। अगर हमारा क्वेश्चन डू डज डिड से शुरू होगा तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बदले ये आ जाएगा। ओके, अब इसकी ये कब शुरू होगा, इससे कब होगा, इससे कब होगा, वो अभी हम देखेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक में। अब अगर मैं WH वर्ड की बात करूं, WH वर्ड से अगर मेरा क्वेश्चन शुरू होता है तो उस समय सबसे पहले आएगा WH वर्ड। फिलहाल में इसको इतना समझ जाना कि WH वर्ड पहले, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। इन शॉर्ट इन दोनों के आगे यहाँ लग जाएगा आपका WH वर्ड। कई सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसके बाद की कहानी सेम रहती है। अगर नेगेटिव वर्ड है सो वो इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन, सारी बाकी का काम वैसा का वैसा ही है पूरा। ओके, अब इन दोनों के मैं आपको देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब मुझे पूछना है कि ये बुक कौन से शहर में तुम गए थे, या कौन सी बुक तुम लेके आए हो। विच बुक हैव यू ब्रॉट, इन विच सिटी यू लिव। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो कोई बार इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगता है, कोई बार इसके साथ सब्जेक्ट भी लगता है। अब आप पूछेंगे कि सर कब वो सब्जेक्ट पहले आएगा, कब हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चा लोग ये तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा। इसका कोई भी बंदा फिक्स रूल नहीं बोल सकता कि हाँ भाई इस समय ये लगाओ इस समय लगाओ। मैं आपको खाली एक हिंट के लिए दे दूंगा कि मोस्टली विच के साथ पहले सब्जेक्ट रहता है, बाकी सबके साथ पहले हेल्पिंग रहता है। ठीक है, अगर मैं हाउ मच या हाउ मेनी बोलता हूँ तो उसके साथ भी पहले सब्जेक्ट। इन शॉर्ट विच, हाउ मच, हाउ मेनी, इन तीन के साथ मोस्टली, नॉट हमेशा, मोस्टली पहले सब्जेक्ट आएगा, बाकी सभी के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये एक ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्लियर यहाँ तक। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, 10th इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक, जो 9th में भी था, जो 8th में भी था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक। टॉपिक नंबर 1, एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव। हाँ, बहुत ही ईजी है, या तो फिर इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव। भाई एसर्टिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करना सीखना है, और उसका उल्टा भी इंट्रोगेटिव से एसर्टिव कैसे जाना है वो भी सीखना है। कई बार देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, डूअर्स डायरेक्टेड क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, ब्रैकेट में लिखा होगा मेक इट एफर्मेटिव, मेक इट एसर्टिव, मेक इट दिस, मेक इट दैट। ठीक है, अगर एसर्टिव आवे, कई बार आपको वर्ड यूज़ किया होता है एफर्मेटिव, कई बार वर्ड यूज़ किया होता है एसर्टिव। बच्चे हैं ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार करना क्या है। देखिए एफर्मेटिव का मतलब हमने पहले भी देखा था पॉजिटिव सेंटेंस। सो अगर ये सेंटेंस आवे तो एक्चुअली आपको करना एसर्टिव ही है, बट पॉजिटिव, उसमें नो, नॉट, नेवर कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर आपको ब्रैकेट में लिखा है एसर्टिव सेंटेंस तो उसमें चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस ही बना सकते हो, चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस, जो पॉसिबल है रूल के अकॉर्डिंग वो आप बना सकते हो, दोनों पॉसिबल है। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही पॉसिबल है। ओके, अब देखिए
ये टॉपिक की अगर मैं शुरुआत करूं तो भाई इसमें हम सबसे पहले सीखने वाले हैं एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसके जो रूल्स करेंगे उसी रूल्स को एग्जैक्टली उल्टा कर देंगे, सो बन जाएगा हमारा एसर्टिव। चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या रूल है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने सबसे पहले दो कंडीशन लूँगा, ए एंड बी। अगर हमारे क्वेश्चन में कंडीशन ए है तो हम ए वाले रूल्स यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन की कंडीशन बी है तो हम बी वाला यूज़ करेंगे। दो ही कंडीशन हमें देखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पहली कंडीशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब इज प्रेजेंट। भाई अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो उस समय क्या रूल रहेगा। भाई हमने अभी 2 मिनट पहले देखा था ना असर्टिव और इंट्रोगेटिव का डिफरेंस, के इंट्रोगेटिव में असर्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग सब्जेक्ट आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, और इंट्रोगेटिव में उल्टा हो जाता है। बस वही करना है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। भाई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, सब्जेक्ट को पहले ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाओ। दूसरा रूल, ये रूल बहुत याद रखना, आपको पूरे ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स में ये आने वाला है। भाई दूसरे रूल को हम कहते हैं नॉट रूल। नॉट रूल का मतलब क्या है, देखिए नॉट रूल का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रखा है अगर उसमें NOT नोट आता है तो आप आंसर में से उसे निकाल दीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो आंसर में NOT नोट का यूज़ करना है। तो हमने क्या बोला, अगर इफ नॉट इज प्रेजेंट in the sentence then remove it, else use it। भाई अगर आपके क्वेश्चन में नॉट आ रहा है तो आंसर में उसे हटा दीजिए, रिमूव इट। एल्स वरना मतलब अगर नॉट नहीं है तो उसको यूज कर लो, अगर है तो निकाल दो, नहीं है तो लगा दो। ओके, सिर्फ नॉट नहीं, मैं चलिए यहाँ पे और थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। इफ नेगेटिव वर्ड इज प्रेजेंट, मतलब नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नेदर, नॉर, अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी आपके सेंटेंस में आता है तो आप उसमें आंसर में से निकाल दीजिए, मतलब आंसर टोटली पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज NOT नॉट या किसी नेगेटिव वर्ड का यूज़ करें। ठीक है, एल्स यूज नेगेटिव वर्ड, थोड़ा और प्रिसाइज और एग्जैक्टली हम जाते हैं। क्लियर। कंडीशन बी, भाई कंडीशन बी क्या है, कंडीशन 1 था हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, तो इसका उल्टा हेल्पिंग वर्ब इज एब्सेंट। अब अगर हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है तो उस समय आपको क्या करना है, देखिएगा जरा, यूज, डू, डस या डिड। हाँ, हेल्पिंग वर्ब और डू डस दोनों एक दूसरे के साथीदार है, कभी यह आएगा तो कभी यह आएगा, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, पर वो हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस में। फिलहाल यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है सो आप आंसर में, मतलब कि जो इंट्रोगेटिव की शुरुआत है वो डू डस डिड से करोगे। यूज डू डस डिड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। सेकंड रूल, इसका सेकंड रूल है क्या है भाई, मेक नेसेसरी चेंजेस। मेक नेसेसरी चेंजेस क्यों, हमने देखा था ना कि जब डज और डिड आता है तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, वो चीज़ यहाँ पे भी होगा। अगर आप डज या डिड में से किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने वर्ब में जो अभी हमने 10 मिनट पहले देखा था उसको चेंजेस करने पड़ेंगे, मेक नेसेसरी चेंजेस। फिर थर्ड नंबर में फिर से यही वाला नॉट रूल। भाई इस बार मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखना हूँ, बिकॉज नॉट रूल क्या है वो हम यहाँ बता चुके हैं। ओके, बस ये दो कंडीशन के ऊपर हमें चलना है, हमारा टॉपिक क्लियर। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल नंबर 1 कल देखा था मैं नहीं ना अच्छा, हम पहले तो चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस ले लेते हैं। माय मदर was washing the clothes। बहुत इजी सेंटेंस से हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेक इट इंट्रोगेटिव, कन्वर्ट इनटू इंट्रोगेटिव। सो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन सी कंडीशन है। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई। इस समय पहला रूल क्या था, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। सो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब, हम इन दोनों की पोजीशन की अदला बदली कर देंगे। वॉज माय मदर वॉशिंग द क्लोथ्स। हाँ, क्या ये कंप्लीट हो गया है? नहीं ना, सेकेंड रूल भी तो है, नॉट रूल। क्या क्वेश्चन में नॉट आ रहा है? नहीं, तो हमें आंसर में लगाना पड़ेगा। आंसर में कहाँ लगाएंगे? तो भाई अभी अभी हमने फॉर्मेशन देखा था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद नेगेटिव वर्ड। सो वॉज माय मदर नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ पॉसिबल है, मैं इस नॉट को, देखिए दूसरी चीज़ क्या पॉसिबल है, इस नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ कर सकता हूँ। इस बार हमने नॉट को यूज़ किया था सब्जेक्ट के बाद, हम चाहे तो उसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। वॉजंट माय मदर वॉशिंग द क्लोथ्स। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका शॉर्टकट लिखना पड़ेगा। हम वॉज नॉट नहीं बोलेंगे, हम वॉजंट बोलेंगे। ओके, सो सेकंड एग्जांपल, थोड़ा हम हल्का सा लेवल बढ़ा देते हैं। श्री रानी देवी हैज़ नॉट कंपेल्ड अस टू कॉल। अब इसे बताइए ये क्या है? क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है? दर नहीं आ रहा? आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सिंपली इंटरचेंज करेंगे। किसे इंटरचेंज करेंगे? ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, एंड जो हमारे सब्जेक्ट है श्री रानी देवी, ओके देवी चलो कैपिटल में लिख लेते हैं, है श्री रानी देवी। क्वेश्चन में नॉट आ रहा है, सो आंसर में नहीं आएगा। है श्री रानी देवी कंपेल्ड अस टू कॉल, है ना? क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नहीं आएगा। सो इसी तरीके से आपको नॉट रूल का इस्तेमाल करना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही suggests me the way to get over it. He suggests me to get over it. The way to get over it. अब देखिए फिर से हम वही चेक करेंगे कि भाई कंडीशन ए है कि कंडीशन बी। देखिए यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो कंडीशन बी हो गया। उस समय क्या था कि सबसे पहले हमें डू डस डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब याद करो, हमने आज स्टार्टिंग में देखा था आज ही के लेक्चर में कि कब डू, कब डस, कब डिड। हाँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट है कि पास्ट? प्रेजेंट है कि पास्ट, ये चेक करने के लिए आपको वर्ब देखना पड़ेगा। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है। काम क्या हो रहा है? भाई उसने मुझे इसको संभालने के लिए सजेशन दिया, तो काम क्या हो रहा है? सजेशन देने का। सो ये रिया सजेशन देना, ये वर्ब है। तो ये पीछे एस आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं डू या तो डस। अब हमें देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल, उसके लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। उसने मुझे सजेशन दिया, तो जानकारी किसकी मिल रही है? उसकी मिल रही है। ओके, सो ये मेरा सब्जेक्ट ही, अकेला पर्सन, सो आ जाएगा डस। सो हमारा आंसर बनेगा डस ही। डस यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं डस
है ना, इन द बिगिनिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेक नेसेसरी चेंजेस, डस को लगाने से एस निकल जाएगा, यही हमने देखा था आज के लेक्चर में। डज ही सजेस्ट मी द वे टू गेट ओवर इट। तीसरा रूल क्या है, नॉट रूल, क्वेश्चन में नॉट आ रहा है, नहीं, आंसर में लगाना पड़ेगा। नॉट कहाँ लगेगा, यस, डज के साथ, डजंट ही सजेस्ट मी द वे। आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे कहीं लग सकता है, लग सकता है, ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद। पहले भी हमने क्या देखा था, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा या तो फिर वर्ब के बाद, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो आप यहाँ पे भी नॉट लगा सकते हो। डज ही नॉट सजेस्ट मी द वे, वो भी राइट है, या तो डस के साथ अगर नॉट लगाऊंगा तो भी राइट है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब या डस के साथ नॉट लगाते हो तो उसका शॉर्टकट लगाना है, एन कोमा टी, पूरा नहीं लिखना है। क्लियर? सो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। कुछ और एग्जांपल्स है जो आपको असाइनमेंट के अंदर मैं दे रखूँगा, वो आपको सॉल्व करना है। अब अगर उल्टी बात करूँ, भाई हमने एसर्टिव से इंट्रोगेटिव जाना तो सीख लिया, अब अगर इंट्रोगेटिव से एसर्टिव जाना है, सेम यही रूल, सेम सेम एग्जैक्टली सेम। चेक करो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो और नॉट रूल का इस्तेमाल कर लो, सेम यही रूल। देखिए अगर ये मेरे को, हाँ एक गलती है, सॉरी बच्चा लोग, देखो मैंने सब जगह एक गलती की है, क्या मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। भाई अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके हाफ मार्क या पूरे के पूरे 1 मार्क कट सकते हैं। सो प्लीज़ ये गलती जो मुझसे यहाँ हो गई आप मत कीजिएगा, मेरे तो चलेगा, मेरे को बाद में याद आ गया, आपको पेपर देने के बाद याद आएगा तो मार्क्स आप ही के कटने। सो क्वेश्चन मार्क ओके। अब मुझे फिर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है एंड ब्रैकेट में बोला है कन्वर्ट इनटू एसर्टिव। सो हम क्या करेंगे भाई, सेम वही रूल, क्या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यस आ रहा है, तो पहला रूल इंटरचेंज कर दो। सो हमने क्या किया, माय मदर को आगे लिया, हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेकर इंटरचेंज कर दिया। फिर नॉट रूल, क्या क्वेश्चन में नॉट है, यस है, तो आंसर में नहीं लगाएंगे, बन गया हमारा वापस भाई। सो अगर ये क्वेश्चन होगा तो आंसर ये, और अगर ये क्वेश्चन होगा तो आंसर ये, एग्जैक्टली वैसे वैसे। तो सेम रूल हमारे यूज होंगे। सेकेंड में हम देखते हैं, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया है, हैज श्रीदेवी क्या था ये, कंपेल्ड, तो मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। तो भाई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखिए श्रीदेवी पहले आ गया, हैज बाद में चला गया। क्वेश्चन में इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है, सो आंसर में मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है एसर्टिव में, वो तुमको पता ही है। बस बन गया हमारा आंसर। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, सो भाई यहाँ पे डज इस्तेमाल हो रहा है। डज कब इस्तेमाल होता है, जब हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होता है। तो एक चीज़ क्लियर है कि मुझे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर? अगर डू डज डिड आवे तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वो हमने पहले ही देखा था यहाँ पे। अब आगे हम जाएंगे, देखिए इसमें नॉट आ रहा है, इसका मतलब आंसर में नॉट नहीं लगाना है। सो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब। अब डस को रिमूव कर देंगे, डस को रिमूव कर देंगे तो हमने देखा था कि इसको रिमूव करने पे वर्ब में एस लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे एस आ गया, बस लो बन गया हमारा आंसर। बाकी तो एज इट इज ही है। सो हमने क्या किया, पहले डस को देखा, डज है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, चलो क्लियर। क्वेश्चन में नॉट है, चलो आंसर में नॉट नहीं आएगा, क्लियर। सपोज यहाँ पे नॉट नहीं होता, चलिए ये आपको मैं एक सेंटेंस करके दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे जादू है, जादू। भाई अगर क्वेश्चन ऐसा होता, डज ही सजेस्ट मी द वे टू गेट ओवर इट। अगर ये क्वेश्चन होता है मुझे बोला गया कन्वर्ट इनटू एसर्टिव या मेक इट एसर्टिव, सो हम क्या करेंगे, डज आ रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी, सब्जेक्ट से, एसर्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सो ही डज को हटा दिया, ही सजेस्ट, डज निकल जाएगा तो फिर वर्ब के पीछे एस आ जाएगा, मी द वे टू गेट ओवर इट। सो भाई हमने पहले 2 रूल का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे कह रहे थे डू डज डिड का इस्तेमाल करना है, इसका उल्टा हम करेंगे तो डू डज डिड को निकाल देंगे, डू डज डिड निकल जाएगा तो उसके कारण जो चेंजेस होंगे वो भी कर दिया हमने। ओके, अब तीसरा रूल क्या करा है, नॉट रूल का इस्तेमाल करना है। सो नॉट रूल, भाई क्वेश्चन में नॉट है नहीं, तो मुझे आंसर में लगाना पड़ेगा।
नॉट लगा दिया। अब हमने आज स्टार्टिंग में, आज लेक्चर की स्टार्टिंग की थी कि डू डज डिड यूज़ कब होता है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो और NOT नॉट आता हो। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमको रूल से पता लग गया हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन नॉट है, बिकॉज रूल कह रहा है कि नॉट तो लगाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। सो भाई मैंने नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है नॉट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है नॉट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है नॉट है, इसका मतलब मुझे डू डज डिड लग यूज़ करना पड़ेगा ना, हमने ये तो देखा था शुरुआत में। सो यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना है डू या तो डज या तो डिड। किसका इस्तेमाल करूँगा भाई, प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर है, सो डज का इस्तेमाल करूँगा। इन शॉर्ट डज वापस आ गया। अब डज वापस आ गया तो सीधी सी बात है कि ये बदलाव जो हमने किया था वो नहीं होगा। हमने एस क्यों लगाया था, बिकॉज उसको निकाला था, बट लेटर ऑन मुझे पता लगा कि डज तो निकलेगा नहीं, डज तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन ये ऐसा है, इसीलिए फिर मैं यहाँ पे सजेस्ट का सजेस्ट ही रखूँगा। सो देखिए ही डज नॉट सजेस्ट मी द वे टू गेट ओवर इट, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, तो टिपिकल सेंटेंस भाई आप बोलेंगे बस इतना सही है, तो कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ डू डज डिड किसी के साथ भी हो सकती है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। समझ आया बच्चा लोग, आगे बढ़े। ओके भाई हम दूसरा कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए एसर्टिव से इंट्रोगेटिव जाना है तो वो तो जितने क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे इस टाइप के ही पॉसिबल है। इंट्रोगेटिव से एसर्टिव जाना है वो भी हमने देख लिया उल्टा करके, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके। बट कई बार इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव के लिए, आई रिपीट, इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें शुरुआत WH वर्ड से होती है। वाई he should be avoided। इंट्रोगेटिव ब्रैकेट में लिखा है कन्वर्ट इनटू एसर्टिव। बाप रे तकलीफ हो गई, हमने तो कंडीशन 2 ही देखा था, हेल्पिंग वर्ब आता है नहीं आता है, हमने तो देख पता ही नहीं है कि भाई WH वर्ड आवे तो क्या आवा, बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना तो सब्जेक्ट के आगे ले आओ, वाई शुड ही बी अवॉइडेड, ऐसा नहीं ना, नहीं बच्चा नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कब आएगा, जब WH वर्ड से कोई नामो निशान ना हो। लेकिन अगर WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है तो फिर ये सब कैंसिल, किसी काम का नहीं है। अब इस समय इसके लिए कोई रूल नहीं है। एक रूल आपको याद रखना है कि ये जो नॉट रूल है ना, इसका इस्तेमाल तो इस समय भी करना है, बाकी कोई रूल यूज़ नहीं होगा, लेकिन नॉट रूल यूज़ होगा। क्वेश्चन में नॉट आ रहा है नहीं, इसका मतलब आंसर में तो लाना है। अब इसका आंसर को पहले हम हिंदी में समझते हैं। भाई अगर मैं आपको बोलूँ भाई उसे क्यों अवॉइड करना है, मैं से पूछूंगा ना कि वाई ही शुड बी अवॉइडेड, उसे क्यों अवॉइड करना चाहिए। मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ कि उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, मैं पूछूंगा भाई क्यों अवॉइड करना चाहिए उसे। एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अगर किसी को मारा और कोई वो आके मुझे कंप्लेन कर रहा है कि टीचर टीचर उसने मुझे मारा, मैं आपको आऊँगा क्यों मारा बेटा, क्यों मारा, मैं पूछ रहा हूँ क्यों मारा, लेकिन एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको मारना नहीं चाहिए था, है ना। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलनी चाहिए, मारने चाहिए, मेरा मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग। तो हमें यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना है कि उसका हिडन मतलब क्या है, छुपा हुआ मतलब क्या है। वाई ही शुड बी अवॉइडेड, क्यों उसे अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली उसका मतलब है कि उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, बस ये रहा आपका आंसर। ही शुड नॉट बी अवॉइड, देखिए नॉट रूल भी इस्तेमाल होता है, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट बी अवॉइडेड। समझ आया बच्चा लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम लोग एक मिनट, हाँ बच्चा लोग तेरा मैं थोड़ा सोच लूँ।
वाई नॉट टू बिलीव हिम, वाई नॉट टू बिलीव हिम, उसमें क्यों विश्वास नहीं करना है, उस पर क्यों विश्वास नहीं करना है, ये पूछा जा रहा है। अब एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, सब इसमें ऐसा होगा कि किसी ने मुझे बोला कि उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं पूछूंगा क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए भाई। एक्चुअली मेरा मतलब क्या है कि उस पर विश्वास करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो उस पर करना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, पॉजिटिव बना, देखो नॉट रूल की बात करूँ, क्वेश्चन में नॉट आ रहा है तो आंसर में तो नॉट नहीं आना चाहिए। उस पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस पर विश्वास करना चाहिए, बस यही हो गया हमारा आंसर। वाई नॉट टू बिलीव हिम, हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि भाई बिलीव हिम, ये भी हमारा पॉसिबल है। या अगर मुझे थोड़ा अच्छा बनाना है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ही शुड बी बिलीव्ड। ये सेंटेंस कैसे आया वो हम एक्टिव पैसिव में देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हमको देखो वाई निकालना है, नॉट निकालना है, ये तो निकलेगा तो टू अपने आप निकल जाएगा, तो बन गया बिलीव हिम। नॉट रूल के हिसाब से नॉट भी निकलेगा, सो ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। ये आंसर कैसे आया वो हम एक्टिव पैसिव एक टॉपिक है जब करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। अभी से बताऊंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा ये। अब अगर वाई से शुरुआत हो तो हमने देख लिया कि भाई इस टाइप से, अगर दूसरे किसी वर्ड से शुरुआत हो, जैसे कि हाउ लॉन्ग डिड ही ट्रैवल, ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई, वो कितना लंबा चल के गया, कितना लंबा ट्रैवल किया। अब यार किसने ट्रैवल किया, क्यों किया, मुझे कुछ पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इसको असर्टिव करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखो नॉट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, बिकॉज नॉट रूल का इस्तेमाल करना ही करना है। अब ये ही मतलब कौन है पता नहीं है, वो कितना दूर गया है वो भी आपको पता नहीं है, तो भाई इसका जवाब दिया कैसे जाए, तो सिंपल इसका आंसर दे दो, लेकिन नहीं वर्ड होना चाहिए। भाई कितना लंबा ट्रैवल किया, उसने बहुत लंबा ट्रैवल नहीं किया, बहुत कम ट्रैवल नहीं किया, एग्जैक्ट तो पता नहीं ना 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं ना कि ज़्यादा नहीं किया कम नहीं किया। सो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ही डिड नॉट ट्रैवल, देखिए डिड आ रहा है तो नॉट है तो डिड तो लगाना पड़ेगा, ही डिड नॉट ट्रैवल मच, उसने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, सिंपल। उसका जवाब देना है, जो क्वेश्चन पूछा है वाई को छोड़ के अगर किसी भी टाइप का WH से शुरुआत होता है सो हमें सिंपली उसका आंसर देना है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज रिप्लाई, भाई उसका जवाब क्या था, सो हम इसका जवाब दे देंगे, हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैं आपको पूछूं कि आपके फ्रेंड ने क्या जवाब दिया, आप बोलोगे कि हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया, उसने जवाब दिया कि वो कल आएगा, किस चीज़ का जवाब पता नहीं, किसी भी चीज़ का हो सकता है। सो हम क्या कर देंगे, हिज रिप्लाई वॉज नो, उसका रिप्लाई था ना, नेगेटिव लाना है ना, हमें नॉट रूल का इस्तेमाल करना है, मतलब क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है तो आंसर में नेगेटिव लाना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं है तो मैं ला दिया। और कुछ भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हिज रिप्लाई वॉज दैट ही विल नॉट कम टूडे, नॉट आ गया ना। इन शॉर्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका आंसर लिखना है। अब आंसर तो आप भी दे सकते हो, वो भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो उसका एक अप्रोप्रिएट आंसर दीजिए जिसके अंदर नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ पे नॉट होता तो यहाँ पे नॉट नहीं होता, नॉट रूल तो फॉलो करना ही करना है। सो इस तरीके से अगर WH वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू होंगे उसको असर्टिव में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा। तो इस टाइप से वाई है तो सिंपली हिडन मीनिंग देख लो, और अगर दूसरे कोई वर्ड्स हैं तो सिंपल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दो। खाली इतना याद रखना कि नॉट रूल फॉलो होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में होगा, क्वेश्चन में है तो आंसर में नहीं होगा। नॉट रूल सिर्फ नॉट के लिए नहीं, कोई भी नेगेटिव वर्ड के लिए होगा, कोई भी नेगेटिव वर्ड, नो नॉट नेवर नथिंग। सो बच्चा लोग आज का ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अगली बार हम हमारा सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड यस इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।